अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 2 के पहले लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कोर्स कंटेंट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 2 का, आई विल प्रेजेंट द कोर्स कंटेंट इन द फिजिकली लाइव लेक्चर व्हिच विल हेल्ड ऑन कमिंग थर्सडे। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने 7 चैप्टर्स जो हैं वो कवर किए हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 1 में। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 2 में हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे व्हिच इज अबाउट द प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। So let's start the chapter number 8. So 19वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं दे आर इनफ टू एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स विच अकर इन नेचर। तो ये बिलीव किया जाता था कि देर आर ओनली टू काइंड्स इन नेचर। फर्स्ट is are the bodies which are made up of particles, and second the radiation, and all the particles they obey Newton's laws of motion, whereas the radiations obey Maxwell equations of electromagnetism। और इन लॉज को हम आजकल क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से 19वीं सदी के आखिर में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए जिनको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उनमें सरे फहरिस्त जो था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का फिनोमेना, whereas the two other effects were photoelectric effect and Compton effect। So इनको एक्सप्लेन करने के लिए we need some new types of laws of physics which are known as the quantum physics। लिहाजा हम कह सकते हैं कि black body radiation is one of the greatest effects which lead to the birth of modern physics। तो आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ जी। हमें पता है कि जब भी एक वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो तीन तरह के फिनोमेना जो है वो अकर करते हैं। या तो वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, या वो रिफ्लेक्ट होती है, या वो ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब है कि जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी होती है that will be divided into three energies, that is the reflected energy, absorbed energy and the transmitted energy। और कितना पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, डेफिनेटली विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ योर बॉडी। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊं तो हमें ये पता है कि चूंकि आपकी वाइट लाइट या कोई भी लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, दूसरा मैग्नेटिक पार्ट होता है। इट मींस दैट इफ देयर आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डायपोल्स प्रेजेंट विद इन योर ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब मोर, कि आपकी वो बॉडी जो है उस इंसिडेंट रेडिएशन को उतना ही ज़्यादा अटेनुएट करेगी जितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। Whereas the reflection depends on the difference of impedance, यानी जितनी ज़्यादा इम्पिडेंस मैच होगी सरफेस पे उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकेगी। ये तो और डिस्कशन है, इसमें हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो या तो रिफ्लेक्ट होती है, या एब्जॉर्ब होती है, या ट्रांसमिट होती है। अगर हम रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की टर्म में बात करें जो कि प्रोबेबिलिटी देते हैं कि कितनी आपकी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, या ट्रांसमिट हुई है, तो हमें पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स हैं which give the probability, they should be equal to 1, that is the absorption coefficient, reflection coefficient plus the transmission coefficient should be equal to 1, whereas A is given by the ratio of EA over E total, that is it tells us कि कितने amount of percentage कितने amount of radiation जो है कितनी amount जो है वो absorb हो रही है। And similarly reflection coefficient is given by the ratio ER over E total, कि total incident radiation में से कितना radiation जो है absorb, कितनी amount जो है वो reflect हुई है। And similarly the transmission coefficient is given by ET by E total। तो ब्लैक बॉडी क्या है जी? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ब्लैक बॉडी शुड बी एन ऑब्जेक्ट which absorbs all the radiations which are incident on it, that is none is reflected। इस ऐसी बॉडी के लिए जो है वो जो absorptive power है that should be equal to 1 and the reflected and transmission coefficient should be equal to 0।
एंड व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, हमें ये पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देखते हैं जब आपके उस ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक पहुंचती हैं। And since this black body absorbs all the radiations which are incident on it, इसका मतलब है none is reflected back, तो इसका मतलब है कि you cannot ये object आपको black है वो appear होगा. So the best example of a black body is a carbon black, which absorbs around 99% of the radiations जो कि उस पे incident होते हैं. तो हमें ये पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो इमिट करता है. तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टेम्परेचर पे मौजूद है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो इमिट कर रहा है, एंड इट इज इमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स. We as since we are also at a temperature of 37 degrees Celsius, so which is higher than that of the surrounding, तो हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहे होते हैं. लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इसलिए कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है. तो अगर आपके पास सॉरी इंफ्रारेड रेंज में होती है, तो अगर आपके पास इंफ्रारेड कैमरा है तो उससे आप जो है वो रेडिएशन जो है वो प्रूव कर सकते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, और जितनी वो रेडिएशंस एमिट करता है वो डिपेंड करता है कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की सलाहियत. सो अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर. जितना अच्छा वो एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा वो एमिटर होता है. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है और वो कंटिन्यूसली वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. और जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उस सराउंडिंग के टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो वो टाइम होता है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करना शुरू कर देता है. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि जब आपकी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो ब्लैक बॉडी जो है इट विल स्टार्ट इमिटिंग द रेडिएशन. ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो इसका मतलब है उसको इट शुड बी अ परफेक्ट emitter एज वेल. लिहाजा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वो जो रेडिएशन अगर हम उसको प्लॉट करें जो भी एक ऑब्जेक्ट से रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती हैं तो हमें एक कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है जिसमें ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स जो हैं वो शामिल होती हैं. ठीक है. और यहाँ पे हमने कंपेयर किया है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक टंगस्टन स्पेक्ट्रम से एट सेम टेम्परेचर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इट्स मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द टंगस्टन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ब्लैक बॉडी अगेन जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो एमिट करेगा. तो इस कंटिन्यूस कर्व में हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट विच इज कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम, ये वो वेवलेंथ है जो वो सबसे ज्यादा रेडिएशन जिस वेवलेंथ की इमिट कर रहा है. तो इसका मतलब है यही वो डोमिनेंट वेवलेंथ है जिसकी वजह से हमें कोई कलर जो है वो नजर आता है. सो a black body is one which absorbs all the radiations which are incident on it. अगर हम कहते हैं कि एक ब्लैक बॉडी इज केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी रेडिएशंस वो इमिट कर रहा है उतनी ही रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा. दैट्स द कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम. एक्सपेरिमेंटली जो बेस्ट मॉडल है एक ब्लैक बॉडी का, इट कैन बी इमेजिन्ड एज ए लार्ज बॉक्स विद ए स्मॉल होल ऑन इट. और यूजुअली एक्सपेरिमेंटलिस्ट पर्पस के लिए क्या होता है कि आप इस बॉक्स को कोट कर देते हैं विद सम एब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज लैम्प ब्लैक. तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन इस पे फॉल करती है after several refractions it will get ultimately absorbed. तो इस तरह से हम मॉडल कर सकते हैं कि एक ब्लैक बॉडी जो है एक्सपेरिमेंटली हम इस तरह से एक ब्लैक बॉडी जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं. तो जितनी रेडिएशंस जो हैं वो इस पे फॉल करती रहेंगी दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ
दिस ऑब्जेक्ट, और जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करना शुरू कर देगा, एंड दोज रेडिएशन विल कम आउट ऑफ दिस होल। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो इस होल से बाहर निकलती है, इट इज फाउंड दैट द रेडिएशन from the hole in the cavity depends on the temperature of the oven walls and on the area of the hole, and the radiation is independent of the material that makes up the wall. सो जो रेट ऑफ रेडिएशन है जिसको हम डी क्यू बाई डी टी से डिनोट कर रहे हैं, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस होल and the absolute power of fourth power of the absolute temperature, and sigma, where sigma is the proportionality constant known as Stephen constant and has a value of 5.67 into 10 raised to the power minus 8 watt per meter square per tetrakelvin. So this is known as the Stephen Boltzmann law. This law tells us that how much energy is emitted per second by this black body, but it does not tell us कि वो एनर्जी किस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बारे में हमें ये लॉ जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देता। सो जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट वाज परफॉर्म्ड बाय लूमर इन 1899। लूमर ने बेसिकली ब्लैक बॉडी को डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रम को प्लॉट किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट की। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, दैट इज एट एवरी टेम्परेचर, at every fixed temperature, radiations of all possible wavelengths are emitted, but the spectral density is different for different wavelengths. स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है जी, जिसको हम यू ऑफ लैम्डा को हम स्पेक्ट्रल डेंसिटी कह रहे हैं। डेंसिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या रेडिएशंस इमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रल का मतलब होता है कि अगर आपकी वो एनर्जी डेंसिटी जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, देन दैट एनर्जी डेंसिटी इज नोन एज द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो कंटिन्यूअस है, but is different for different wavelengths. And the second point is that the spectral energy density for each wavelength lambda is increasing with temperature. या हम कह सकते हैं जो area under the curve है, it is increasing with the increase in temperature of the body. और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है जी, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि at a particular temperature, एक फिक्स टेम्परेचर पे जो यू ऑफ लैम्डा जो है, आप देख रहे हैं कि वो पहले इंक्रीज हो रही है, एंड देन आफ्टर रीचिंग a certain maximum it decreases. And the fourth observation is that we can see that there is a very nice and predictable behavior of the lambda maximum. कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो लैम्डा मैक्सिमम है it is moving towards the lower wavelength side. तो ये सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन जो है ये विलियम वीन ने जो है वो नोटिस किया, एंड इट इज नोन एज नाउअडेज इट इज नोन एज विलियम्स विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि लैम्डा एम जो है डिक्रीजेस विद टी, so lambda m is proportional to 1 over t, that is inversely proportional to temperature, or lambda m is equal to b over t, or lambda mt is equal to b, which is a constant known as Wien's constant, and this law is known as the Wien's displacement law. And the Wien's constant is given by is equal to 2.898 into 10 raised power minus 3 millikelvin. सो यही लॉ जो है इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स एज वेल.
So let's move towards the uh, explanation of this black body radiation spectrum, जो कि सबसे पहले जो है विलियम विन ने दी, एंड देन आफ्टर दैट रेले जीन्स जो है वो gave explanation of this black body radiation phenomena. But however, they were able to explain in a certain region of this black body radiation spectrum, लेकिन 100% दोनों जो है, दोनों laws जो हैं, they failed to explain this black body radiation spectrum. So let's first discuss the distribution law, which was given by William Wien about this black body radiation curve. William Wien basically used some thermodynamics, and he showed that the spectral energy density जो है, it is given by u of lambda is equal to some constant divided by lambda 5 into f of lambda t, that is a function which depends on the wavelength and temperature. So to find out the form of this function f of lambda t, he compared this black body radiation curve with the Maxwellian energy distribution curve. तो उससे कंपेयर करने के बाद उसने डिड्यूस किया कि जो f of lambda t है, it should have a form of exponential of minus c over lambda t, where c is some constant as well. तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सीक्वेंस में, then u of lambda I is equal to c1, which is again some constant of proportionality, into exponential of minus c2 over lambda t divided by I lambda 5. So ये लॉ जो है about the spectral energy density is known as the Wien's distribution law. तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें और अगर हम देखें कि क्या ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस लॉ इन द शॉर्ट वेवलेंथ रेंज, जहां पर हम देख रहे हैं कि अगर जो लैम्डा है वो स्मॉलर होगा, so then 1 over lambda, this 1 over lambda will be very large if this is very small. It means that this exponential term will be very large, so it will dominate, okay, compared to that of the lambda 5 term. So for short value of lambda, we can say that exponential of minus c2 over lambda t will dominate lambda 5. ठीक है, तो अगर ये डोमिनेट करती है लैम्डा 5 को, तो इसका मतलब है कि जो u ऑफ लैम्डा है, इट विल हैव एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एट लोअर वेवलेंथ्स. ठीक है, कि लोअर वेवलेंथ्स कैसे, इस तरह से कि जब आपकी वेवलेंथ कम होगी, सो व्हेन, सो लेट्स गो टू द कर्व फर्स्ट. सो ये वो रीजन है जहां पर आपके ये लॉ जो है परफेक्टली एक्सप्लेन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम. इसका मतलब है कि जब आपकी वेवलेंथ कम होगी तो 1 over lambda will be very large, so exponential of minus large number will be very small. So जब आप पर lambda increase करते जाएंगे तो exponential of माइनस की टर्म की जो डिपेंडेंस है वो कम होती जाएगी, so you will have an increase in the spectral energy density. And this law sorry, perfectly explain the black body radiation curve in the lower wavelength region. Whereas for the larger wavelength, we know that larger wavelength में आपकी जो 1 over lambda है, this will be small. इसका मतलब है कि this term will be smaller compared to the lambda 5 term. So lambda 5 will dominate exponential minus c2 over lambda t. So in this case, u of lambda should decrease at higher lambdas, since it is inversely proportional to u of lambda. लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच किया गया, तो although it has a decreasing trend just like predicted by the black body radiation curve, लेकिन ये exactly मैच नहीं करता ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से, जो कि सजेस्ट करता है कि there is some error in the distribution law. So Wien could neither explain the failure of his relation nor supply a better one. ठीक है, तो इसको
although Win जो है Win's law does not hold good for the complete explanation, but one can deduce the maximum spectral energy density on temperature by this law, जो कि next lecture में मैं आपको हम find out करेंगे. So up today we will discuss the Wiens displacement law. Up to Wiens displacement law, जो Rayleigh Jeans law है इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे और हम देखेंगे कि Rayleigh Jeans law जो है it was able to explain this black body radiation curve in higher wavelength region, but it failed to explain in the lower wavelength region. So that's all for today's lecture. Thank you.